हेलो दोस्तों, आई होप आपने कल की वीडियो देखी हो और आपके जो भी डाउट हो वो क्लियर हो चुके हो। वैसे मेरे पास ज्यादा बच्चों के डाउट नहीं है, बहुत ही सिंपल डाउट थे जो मैंने उनको वहीं पे ही बता दिए। चलो फिर आज हम आज की वीडियो में देखते हैं कि हम आज करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे। जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आज हम सॉल्यूशन पर बात करेंगे कि जब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा हो तो हम उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो मैं आज जो है ग्राफिकल मेथड पे बात करूंगा। आज मैं ग्राफिकल मेथड पे बात करने वाला हूं, ठीक है। इसका नाम पूरी बुक में दे रखा है आपको, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा पूरा नाम। ये बेसिकली कहता क्या है कि आपको अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्यूशन नहीं निकालना। जैसे आपको याद होगा, आपको जब मैं दो इक्वेशन देता था या आप सिंपल ले लीजिए तो आप इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करते थे कुछ इस तरीके से। आपको ऐसा नहीं करना है। ये मैंने एक वेरिएबल की टर्म्स में बताया है, आप इसी तरह टू वेरिएबल में भी करेंगे। आने वाले टाइम में हम उन मेथडों को भी देखेंगे। आपको ये नहीं करना है ज्योमेट्रिकली, मतलब आपको डायग्राम देख के ही बता देना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होंगे। ये इतना आसान तो है नहीं भैया, हमें कौन सा जादू तो आता नहीं है जो हम ऐसे ही बता दे। तो हम उसी पे आगे सीखेंगे हम कैसे पता लगाते हैं। अब बताने से पहले अगर आपको कल की वीडियो याद हो तो मैंने कई डायग्राम डिस्कस किए थे, ठीक है। कैसे देखो, x प्लस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो मैं रैंडमली टर्म्स ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इनके ग्राफ प्लॉट करूंगा तो इनके ग्राफ समवेयर कुछ ऐसे ही जाएंगे। ये मैंने रैंडमली बनाया है, एक्यूरेट नहीं है। जब इसका मतलब क्या है मेरा कि ये दोनों की दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट जब भी देखो, लीनियर इक्वेशन जब भी इंटरसेक्ट करती है ना माय फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना उसके यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ दूसरी इक्वेशन अपनी ऐसे बना दूं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है माय फ्रेंड्स, ये जब आप ड्रॉ करोगे तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। सॉरी, कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, जिसे हम अपना थर्ड केस हमने समझा था कोइंसिडेंट लाइंस का। अब इसमें मतलब क्या है, इसमें कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे बताओ, कल भी बात करी थी हमने। तो देखो, इसमें जिन बच्चों को याद नहीं आ रहा है, तो जब भी एक के ऊपर एक लाइन पॉसिबल होगी ना, तो इसमें हर एक पॉइंट जो है वो एक सॉल्यूशन होगा। और आपको जहां तक याद है, लाइन की डेफिनेशन जब आपने पढ़ी थी तो आपने बहुत ही कॉमन डेफिनेशन पढ़ी होगी, लाइन इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स लाई इन अ स्ट्रेट पाथ। ये तो हो गया। अब ये हमारे दोनों की दोनों लाइन एक के ऊपर एक लाई कर रही है, मतलब क्या है कि इसके हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है। तो आपको इसी को मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जब भी दो लाइन कोइंसिडेंट होंगी तो उसके इंफिनिटी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। लॉजिक समझ में आया? इंफिनिटी क्यों होंगे? बिकॉज कोइंसिडेंट लाइन मतलब दोनों हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक के ऊपर एक लाई कर रही है और उसके हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है। लाइन की डेफिनेशन मत भूलना, उसी का लॉजिक है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे? इंफिनिटी सॉल्यूशन, ठीक है। चलो फिर अब हम अपने अगले केस की तरफ मूव करते हैं। अगला केस मतलब रेलवे की ट्रैक याद है? हाँ, पैरेलल लाइंस। कैसे, वो भी देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से मान लो मेरी कोई इक्वेशन है और उसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में दे रखा है। x इक्वल टू 3 मान लो, x इक्वल टू 2 मान लो, ठीक है। और y हम 0 ले लेते हैं। मैं y 0 ले रहा हूं, हमेशा याद रखना कोएफिशिएंट 0 मत मान के बैठ जाना, ठीक है। तो इनके बीच का गैप हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा 1 यूनिट का, ठीक है। इसका मतलब क्या है माय फ्रेंड्स कि ये दोनों लाइनें आगे जाके कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो भाई सॉल्यूशन कहां से निकालूंगा मैं? तो हम ऐसे पैरेलल लाइंस जो भी हमें दी जाती है तो हम इसे बताते हैं कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। जब दो लाइन मिली नहीं तो कहां से सॉल्यूशन निकल के आएगा, समझे? आगे देखते हैं। अब ये तो हमने बताने लायक हो गए ना, तो हम इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन में कुछ टर्म्स यूज करते हैं इनके लिए। कैसे, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले
यूनिक सॉल्यूशन। ये मेरा पहला केस था जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, मतलब जहां मेरा सिर्फ वन सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो या लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर हमेशा अटैच रखना, इसके एक सॉल्यूशन पॉसिबल है हमेशा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, और यूनिक सॉल्यूशन तो इसी बात को डिफाइन करता है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर, या आपको दूसरे शब्दों में कहूं तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट पेयर इसलिए यूज कर रहा हूं माय फ्रेंड क्योंकि इस चैप्टर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हमें कंसिस्टेंट पेयर लेके चलना पड़ेगा। मतलब जो भी हमें पेयर दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन के, उनके एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्लियर है? अब हमने दूसरा केस क्या डिस्कस किया था जिसमें इन्फिनिटी सॉल्यूशन थे, कुछ याद आया? अभी बताया था आपको, जब एक के ऊपर एक लाइन लाई करे। तो जब ये केस पॉसिबल होगा ना माय फ्रेंड्स, तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमें आगे उसका जो टर्म है वो लिख लेना। इसमें कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन और डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 2 वेरिएबल ऑब्वियस है। अब थर्ड केस रेलवे ट्रैक वाला, जब नो सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये तो बड़ा सिंपल सी बात हो गई कि भैया आपने तो बता दिया, अरे थ्योरी कहां से आ गई? माय फ्रेंड ये मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जब आप 11th क्लास में एंट्रेंस देने जाओगे ना, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब मैंने अपना जामिया का एंट्रेंस दिया था ना, तो मेरे को 2 क्वेश्चन यहीं से मिल के आए थे। एक ये है और एक आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा जब इनको मैं मैथमेटिकल नोटेशन में दिखाऊंगा कि क्या कंडीशन होती है एक यूनिक सॉल्यूशन होने में, एक इंफिनिटी सॉल्यूशन होने में और एक नो सॉल्यूशन होने में। ठीक है, तो चलो ये बात क्लियर है, आपको ग्राफिकली दिखाने की जरूरत है। चलो एक बार समझ भी लो। केस 1 मेरा जहां पे 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। केस नंबर 2 जहां पे मेरी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट करती है, यानी कि इंफिनिटी सॉल्यूशन होगा। लाइन का लॉजिक हमेशा याद रखना, डेफिनेशन ऑफ लाइन यूज करोगे। नो सॉल्यूशन मतलब 2 लाइन जो हमें पेयर दे रखा है वो बेसिकली पेयर है, सॉरी पैरेलल है। ठीक है, चलो फिर हम इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या होने वाले हैं इंफिनिटी सॉल्यूशन के लिए। कंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर में आगे टर्म यूज करूंगा, तो आप इनसे कंफ्यूज मत हो जाना। ये मैंने शुरुआत में इसीलिए बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो कंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है, और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है, और कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, और मेरा थर्ड कंडीशन क्या बताई थी? डिपेंडेंट पेयर। ठीक है, ये मैं अभी यहां को आपको समझा दूंगा। आपको दोनों कंडीशन तीनों यहाँ पे आपको मिल जाएगी लिखी हुई। ठीक है, और फिर हम इस पे आगे सवाल करेंगे। मैं इस पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन वीडियो के एंड में इस पे आपको अच्छे से सवाल में पक्का करवाऊंगा। ठीक है, अभी आप कंडीशन देख लो। कंसिस्टेंट पेयर की क्या कंडीशन है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। मतलब क्या है ये? ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। ये A1 कहां से आ गया, A2 कहां से आ गया? तो एक बार थोड़ा सा शुरुआत में चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आप जनरल फॉर्म क्या बनाओगे? कुछ इस तरीके से ही तो बनाओगे। ये मैं तीनों केस के लिए ले रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। क्या देखो, पहले कुछ ऐसी बनी होगी मेरी B1y प्लस C1। ठीक है, इसी तरह क्योंकि पेयर है तो आपको दूसरी इक्वेशन भी चाहिए, तो मैं दूसरी इक्वेशन भी लिख देता हूं A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी 2 इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब ये क्या है कंडीशन? ये क्या कहती है कि x का कोफिशिएंट A1, x इसका कोफिशिएंट A2, मतलब पहली वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट A1, दूसरी वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट A2, वो B1 B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है
तो हमारे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। अच्छा चलो, इसी तरह हम इनकंसिस्टेंट की भी कंडीशन देख लेते हैं। इनकंसिस्टेंट को हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, लाइन हमारी पैरेलल होगी। ये 11 नहीं है, पैरेलल का सिंबल है, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट में क्या बात होगी, देखो A1 अपॉन A2 जो है मेरा B1 अपॉन B2 तो होगा, लेकिन ये जो है वो C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं हुआ। अरे भैया ये कहां से कंडीशन ले आए आप? मैंने कहा मेरा A1 अपॉन A2 जो है B1 अपॉन B2 के बराबर तो होगा, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होगा। अरे बड़ी अच्छी कंडीशन ला दी। ये हमने यहाँ पे ये इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं, C1 अपॉन C2 के बारे में। तो माय फ्रेंड्स इसकी नीड नहीं है, हमें C1 C2 चाहिए ही नहीं। हमें सिंपल देखना है क्या मेरा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो कंसिस्टेंट है, अगर है तब हमें C1 C2 की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है? चलो ये हमारा हो गया। थर्ड केस क्या पॉसिबल है, देखो अगर मैं ये कहूं मेरे तीनों वेरिएबल बराबर है तब क्या केस बनेगा, देखते हैं। चलो थर्ड बहुत कंडीशन बहुत सिंपल है, देख लो, बिल्कुल प्यार से दिखेगा आपको। कोई भी लाइन किसी के ऊपर कोइंसिडेंट कब होगी, जब उसके तीनों वेरिएबल यानी कि तीनों कोएफिशिएंट बराबर होंगे। तो थर्ड कंडीशन आप अपने आप ही गैस कर लोगे, या जब आप सवाल कर रहे होगे ना तो एक चीज कॉमन होगी। क्या, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल डिस्कस किया था, 0 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। इसमें देखो क्या चीज कॉमन है, 1 अपॉन 2 2 अपॉन 4 0 अपॉन 0, ये तो है ही नहीं। 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 कैसे हो गया भैया? वो ऐसे हो गया बिकॉज यहां इसे कैंसिल आउट हो रहा है। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 तो मेरा 0 है। तो जाहिर सी बात है ये मेरा कौन सा सॉल्यूशन देगा, पैरेलल लाइंस का। वेरी गुड। चलो अब हम इसका थोड़ा सा एग्जांपल मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे? इसको ले लेते हैं 12, इसको ले लेते हैं 24। अब देखते हैं, अब तो वही कंडीशन रहेगी, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, और ये मेरा भी 1 अपॉन 2 हो जाएगा बिकॉज 12 अपॉन 24 यानी कि 1 अपॉन 2। चलो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब इसका कौन सा पार्ट हो गया, ये डिपेंडेंट पेयर, मतलब जब लाइन एक के ऊपर एक लाई करेगी। भैया आपने तो ग्राफिकली बताया था, आप तो हमें अलजेब्रिकली समझा रहे हो। ये अलजेब्रिकली इसलिए बता रहा हूं बिकॉज कई बार आपको यही कंडीशन, मेरा सेकंड क्वेश्चन यही आया था बिल्कुल, व्हाट वाज द कंडीशन फॉर अ कंसिस्टेंट पेयर और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत करना, ठीक है। चलो फिर अब हम एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। मैं ये कंडीशन बता रहा हूं बिकॉज हम इसे करके नहीं आएंगे, हम करेंगे ग्राफिकली, लेकिन इन कंडीशन को दिमाग में रखें ताकि हम आगे कैलकुलेशन एरर ना के बराबर करें, या फिर हम पहले ही पता लगा ले कि हमारा क्या सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट समझो, जो 1-2 नंबर के आएंगे ना तो ऐसी क्वेश्चन उठा के पूछते हैं, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे क्या है। मैं यहां पे कुछ पेयर ले रहा हूं लाइन के, मेरी ये क्या है A1 अपॉन A2, मेरा ये क्या है B1 अपॉन B2, ये मेरा है C1 अपॉन C2, ठीक है। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, यहां पर कंपेयर मतलब जो वही कंडीशन क्या होने वाली है मेरी, और ये है मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका। और ये क्या होने वाला है मेरा एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी, ठीक है। चलो एक सवाल बुक कर लेंगे और फिर हम अपने आप से करके देखेंगे कैसे। चलो x माइनस 2y और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 0। देखो इसमें मेरा A1 अपॉन A2 क्या होगा, 1 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 क्या होगा, 2 अपॉन 4, यानी कि दूसरे शब्दों में कहूं तो माइनस का 1 अपॉन 2। अरे भैया ये माइनस कहां से आ गया? ये बच्चे सबसे ज्यादा एरर करते हैं, और ये मैंने शुरू में भी डिस्कस नहीं किया था। क्यों? बिकॉज हमेशा याद रखना, जनरल इक्वेशन जो भी हमारी होगी या हमारी पेयर का जनरल फॉर्म हमेशा एक
कांस्टेंट यानी पॉजिटिव टर्म्स में दिया जाता है, लेकिन जब हमें इक्वेशन मिलती है तो हमें कई बार नेगेटिव में भी मिल सकती है, तो हम एग्जैक्ट साइन मतलब एक्यूरेट साइन लेंगे। मतलब यहाँ पे जो टर्म है हम 2 नहीं -2 लेंगे। हमारी जनरल फॉर्म ये होती है, ठीक है। प्लस का साइन ये नेगेटिव हुआ है तो हम ये पूरा उठा के ले आएंगे, मतलब हम ये मानेंगे हमारा B1 नेगेटिव है। इसी तरह सेकंड पार्ट में अगर हुआ तो, और C1 C2 क्या होगा मेरा 0/0 ही है। तो कंपेयर क्या करा देखो, 1/3 नॉट इक्वल टू माइनस का 2/4, या दूसरे शब्दों में कहूं तो माइनस का 1/2। जब ये मेरा इक्वल ही नहीं है तो इसके ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्ट, या दूसरे शब्दों में कहूं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या निकल कर आएगा, सोचो, अभी बताया था ये सॉल्यूशन आप दे सकते हो, वीडियो पॉज करो और सोचो। इसका सॉल्यूशन बेसिकली क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, ठीक है। चलो फिर अब हम अपनी तरफ से सवाल लेंगे। 3x + 7y = 12, 4x + 7y = 3, ठीक है। इसका देखते हैं तो a1/a2 क्या आएगा 3/4, और b1/b2 क्या आएगा 7/7, और c1/c2 क्या आएगा 12/3 यानी कि 4 कह लो। तो पहली बात कंडीशन क्या है कि 3/4 बराबर ही नहीं है 7/7, या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में लिखो तो 1/1। तो इसका भी सॉल्यूशन कैसा होगा, ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और हमारी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या निकल कर आएगी, वन सॉल्यूशन। चलो फिर एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। x - 2y = 4, 3x - 6y = 12। इसका क्या होगा तो देखो a1/a2 क्या है 1/3, b1/b2 क्या है माइनस का 2 में माइनस का 6, और c1/c2 क्या है 4/12। तो इसके सारे वेरिएबल देखो 1/3 बन रहे हैं, मतलब a1 1/3 = 1/3 = 1/3, मतलब मेरे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ये कंडीशन होती है तब क्या होता है, सोचो लाइन कैसी बनेगी, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये मैं तुम पे छोड़ता हूं, मुझे ये बताना क्या आंसर आएगा कमेंट करके, ठीक है। चलो फिर ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्कस कर रहे हैं ना। अब आ जाते हैं आपके एक्सरसाइज पे, तो चलो हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन एक बार मैं रीड भी कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 3.1 का पहला, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। अब वर्ड प्रॉब्लम है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सेकंड केस डिस्कस करने वाला हूं, जो क्या है वो भी देख लो। 5 pencil and 7 pens cost together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो सबसे पहले हमें पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे, देखो मैं क्या करता हूं, लेट द कोस्ट ऑफ 1 pencil is ₹x, ठीक है। और इसी तरह मैं क्या करता हूं, cost of 1 pen is ₹y, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि पहले पार्ट में बोला है 5 पेंसिल यानी 5x + 7y जो है मेरा क्या देता है मुझे ₹50, और मुझे 7x + 5y जो मेरा दूसरा पार्ट दे रखा है वो है ₹46। तो मुझे इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इन दोनों इक्वेशन को एक ग्राफ पेज पे प्लॉट करना पड़ेगा, और फिर चेक करना पड़ेगा क्या है इसका सॉल्यूशन। तो देखो मैं 1 by 1 दोनों के सॉल्यूशन बताता हूं। 5x + 7y = 50, और 7x + 5y = 46। ये है दो मेरी इक्वेशन, ठीक है। एक बार मैं चेक भी कर लूं, आई होप यही थी।
5x प्लस 7y, और सेकेंड पार्ट में 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। ओके ठीक है, क्वेश्चन यही है। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो मुझे इससे इक्वेशन बने सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो x y, जब मेरा x 0 हुआ होगा तो मेरा x आया होगा 50/7, ठीक है, और जब मेरा y 0 हुआ होगा तो x मेरा आया होगा 10, ठीक है। आप इसको ट्रांसफॉर्म करके कर सकते हैं, कुछ बच्चे इस तरीके से करते हैं, मैं बता देता हूं उनको भी कैसे। देखो कि वो पहले इसको लाएंगे इधर माइनस में, और फिर क्या करेंगे 50 - 7y अपॉन में 5, और फिर x की वैल्यू एज्यूम करते जाएंगे और y की निकालते जाएंगे, सॉरी y की एज्यूम करते जाएंगे और x की वैल्यू निकालते जाएंगे। ये बड़ा सिंपल सा पार्ट हो गया, ठीक है। मैं इसे, आप चाहे तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। चलो अब हम अगला पार्ट देखते हैं। इसमें कैसे होगा, अगर मेरा x 0 तो y मेरा कितना हो गया 46/5, y 0 तो मेरा x कितना हो गया 46/7, ठीक है। इनके सॉल्यूशन प्लॉट करते हैं। चलो जीरो, पहले वाली इक्वेशन ये है, तो x मेरा, जब मेरा y 0 हुआ तो x मेरा कितना था 10, तो पहले तो पॉइंट ले लेते हैं। ये 9 पॉइंट कुछ बनेगा, ये बनेगा 6 पॉइंट समथिंग, और इसी तरह ये बनेगा 7 पॉइंट समथिंग। मतलब हम 5 2 का गैप ले सकते हैं। तो चलो सिंपलिसिटी के लिए हम 2 का ही गैप लेके चलते हैं। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। चलो फिर अब हम प्लॉट कर लेते हैं। तो y जब मेरा 0 था x मेरा 10 था, और जब मेरा x 0 है तो y मेरा कितना है 7 पॉइंट समथिंग, तो मतलब यहां पे कहीं ये लाई कर रहा होगा। चलो इसको प्लॉट किया हमने। चलो ये है मेरी इक्वेशन, क्या, जब मेरा क्या था 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब इसी वाली इक्वेशन को भी देख लेते हैं। जब मेरा x 0 है तो y मेरा कितना आ रहा है 46/5, मतलब इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो 9.2 होगा आई थिंक, ठीक है। तो इस 9.2 कहां होगा, मतलब इसके समवेयर होगा ना, 9 तो यहाँ बीच में हो गया, 9.2 मतलब जस्ट क्लोज टू यहाँ, ठीक है। और x इक्वल टू 46/7 आ रहा है जब मैं y 0 ले लेता हूं। सॉरी मैंने पॉइंट ही गलत प्लॉट कर दिया, x 0 है, नहीं सही तो है। जब मेरा y 0 है तो मेरा x क्या है 46/7, मतलब समवेयर यहां लाई कर रहा होगा। तो जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये मेरे को सॉल्यूशन, सॉरी मैंने लाइन थोड़ा सा गलत प्लॉट कर दिया है, कैसे देखो। तो जब मैं इससे सॉल्यूशन प्लॉट करूंगा तो जो ये पॉइंट होगा वो आपको सॉल्यूशन दे देगा जो हमें क्वेश्चंस की हेल्प में आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये डायग्राम क्योंकि मैंने रफली बनाया है विदाउट एनी यूजिंग स्केल और पेंसिल, तो मेरा आंसर समवेयर 7 जा रहा होगा, यहाँ 3 जा रहा होगा, लेकिन असल में इसका जो आंसर है वो बेसिकली क्या है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। ये आप तब निकालोगे जब आप इसको एक्चुअल प्लॉट करोगे। दूसरी बात आपको एक और बता दूं, आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट को बड़े सिंपल ले लो, ऐसे ले लो ताकि आपको प्लॉट करने में बहुत आसानी हो जाए। कैसे, मैंने यहाँ 0 लिया था, आप ऐसा पॉइंट लेके देखो कि ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके, मतलब कंप्लीट नंबर बनने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही हो पाएगा भाई फ्रेंड्स। ऐसे मत सोचो कि भैया हम बताएंगे आपको कोई फॉर्मूला, जितने ज्यादा आप सवाल करोगे आपको उतने ज्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, आप खुद इसे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा इसे सॉल्यूशन मैंने लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो फिर अब हम ये मैंने इसी तरह निकाले ग्राफिकली, जब मैंने घर पे इसको करके देखा था तो प्लॉट करके कुछ इसी तरीके से सॉल्यूशन आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो जो अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट पेयर, ठीक है। तो क्या है, देखो इक्वेशन तुम्हें दे ही रखी होगी, मैंने क्वेश्चन कराए थे बिल्कुल सेम उसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी लॉजिक पे बेस्ड है, और बस अंतर क्या है कि पहले पार्ट में आपको बताना है कि इंटरसेक्ट कितने करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। दूसरे में आपको बताना है कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, किसको बताना, तो वही आप लॉजिक फॉलो करके करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम है, बस इतना सा अंतर है। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही आपको स्पेसिफाई कर दिया था, यहाँ पे आपको डायमेंशन निकालने को बोला है।
आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब मैं आपको सारे मेथड बता दूंगा, मतलब एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस तरीके से जब मैं सब आपको मेथड बता दूंगा तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है माय फ्रेंड्स। जब तक क्वेश्चन में डिफाइन ना हो कि किस मेथड से करना है, चॉइस आपकी है। आप जिस मेथड से सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है उस मेथड को फॉलो करो। लेकिन जब क्वेश्चन में डिफाइन कर दे तो फिर आपको हाथ में कुछ है ही नहीं, आपको वही मेथड फॉलो करना है। चलो फिर, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7 खत्म हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, 7 खत्म होते ही हमारी एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो जाएगी। अब हमें अगले मेथड यानी कि अलजेब्रिक मेथड पे डिस्कस करेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड में जो अभी मैंने थोड़े मेथड की बात करी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो सब अलजेब्रिक मेथड में आते हैं। ग्राफिक मेथड में बस एक यही था, हम रेशियो में कंपेयर करके माइंड में पहले ही पता लगा सकते हैं सॉल्यूशन कैसा पॉसिबल होगा। जो आपको मैंने दो इक्वेशन दी थी ना, आप इसको भी चेक करोगे ना तो a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर होगा ही नहीं, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। चलो फिर, ये तो था सिंपल बताने के लिए। फिर आप डायग्राम प्लॉट करोगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस पे सवाल करना, फिर हम जब आगे बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड पे तो हम और ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे। और हमेशा याद रखना, लास्ट वीडियो में हम अच्छे खासे क्वेश्चन करने वाले हैं RDRS में से। तो अगर डाउट है तो आप अभी भेज देना, लास्ट दिन का वेट मत करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो। आई होप आप क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।